अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आप लोगों को क्या काम दिया हुआ था करने के लिए? कोई काम दिया हुआ था? जल्दी से मैम बताएं। समरी वाली असाइनमेंट दी हुई थी। अच्छा, वो जो आपका किस चीज की असाइनमेंट दी हुई थी? समरी वाली असाइनमेंट हो गई है? प्लेजरिज्म चेक हो गया सब बच्चों का? कितना कितना वो निकला है? वो मैं अभी करनी। मैम अभी कर अभी रहे उसकी हैं, आज अभी आज है हो उसकी गई, डेडलाइन? आज हो जाएगी वो असाइनमेंट। अच्छा, और क्या चीज है? टॉपिक फाइनलाइज हो गए हैं? इम्प्रूवमेंट कुछ आई है? एक है राइटिंग रिसर्च पेपर अ कंप्लीट गाइड बाय लेस्टर 2015 का ये एडिशन है। ये फ्री में अवेलेबल है। इस बुक का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स जो हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, 4-4 5-5 पेज के शायद। वो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी टॉपिक की, जितनी भी हमने अभी तक बातें की हैं कि टॉपिक कैसे फाइनलाइज करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन थी आप वो वहां से गेट कर सकते हो। मैं बुक आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ तक कोई किसी को प्रीवियस काम में कोई क्यूरी है? नो मैम। आगे आपने मुझे एक शॉर्ट सा प्रपोजल सबमिट करवाना है। जो हमारी समरी है वो हमारी क्लास असाइनमेंट में कंसीडर होगी। जो ये प्रोजेक्ट टर्म पेपर है वो प्रोजेक्ट में कंसीडर होगा। तो टर्म पेपर की पहली असाइनमेंट थी जो आपका टॉपिक था। अब सेकंड असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट करवानी है एक शॉर्ट प्रपोजल। प्रपोजल में क्या क्या चीजें होंगी ये मैं आपको बता दूंगी। बल्कि इसकी एक सेपरेट थोड़ा सी मैं वो डिस्क्रिप्शन बना के आपको सेंड कर दूंगी कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपका कवर पेज एक आपने बनाना है जो आपका नेम, इंस्टीट्यूशन, इंफॉर्मेशन, टाइटल, जो आपके प्रोजेक्ट को आप टाइटल देना चाहिए। टाइटल शॉर्ट और आई कैचिंग होना चाहिए ताकि लोग के लिए इंटरेस्टिंग हो। अच्छा, कोई भी चीज करने से पहले उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करें। इवन हर चीज आपको बताई नहीं जाती। अब जैसे टाइटल, एक अच्छा टाइटल क्या होता है आपको नेट से इसकी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई कैचिंग का मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, आपका इस तरह का नाम हो, छोटा सा टाइटल, पूरी फ्रेज नहीं लिखते, नहीं, छोटा सा नाम हो और इस तरह का नाम हो कि लोग मतलब टाइटल देख के कहें कि हम देखेंगे इसके काम के अंदर किया है, इंटरेस्ट डेवलप हो उनकी। उसके बाद आपने अब्स्ट्रैक्ट एक लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में आपने बताना है कि आप क्या काम करना चाह रहे हो। अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट को, अपनी कंप्लीट रिसर्च को 100 वर्ड्स में बताना है कि आप क्या करना चाह रहे हो। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रैशनल। जैसे आप हाइपोथेसिस बनाओगे, हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया था। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा लिटरेचर भी डाल सकते हो। लिटरेचर अभी हमारा ये लिटरेचर कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू तो नहीं होगा इसमें। थोड़ा सा लिटरेचर का क्या मतलब है, आपने जो टॉपिक लिया होगा उसमें 2-3-4 पेपर तो कहीं से देखे होंगे ना। 1-2 पेपर आपने मेनली देखा है, जो भी देखा है उसका लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये है कि आप एक शॉर्ट सा लिटरेचर रिव्यू उसमें डालोगे कि ये इससे पहले काम किया है, मेन काम किया, बेस किस, आपका काम की बेस किया है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक शॉर्ट प्रपोजल है जो आपने मुझे सेकंड असाइनमेंट के तौर पे इसकी सबमिट करवाना है। इसमें कोई क्यूरी है? मैम जो आपने चैप्टर वाली असाइनमेंट दी है हम्म
उसके एंड पे लिखा हुआ है फ्रॉम दिस चैप्टर, उसको तो नहीं करना। क्या चीज है फ्रॉम दिस चैप्टर में? मतलब चैप्टर 1 है ना, जिधर खत्म होता है ना, उससे थोड़ा सा पहले आता है कि फ्रॉम दिस चैप्टर 2 चैप्टर 3 इस तरह लिखा होता है। आपको आगे बताया हुआ है कि चैप्टर 2 में ये चीजें हैं, चैप्टर 3 में ये चीजें हैं, ये एंड पे हर चैप्टर के या मेन पॉइंट्स हैं? वो बताया हुआ है कि ये चीजें हैं, इस तरह से ये है वो है। चैप्टर देखिए 1 के मेन पॉइंट्स है मैम। क्या चीज है, मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो फिर तो वो मेन पॉइंट्स उसका पार्ट ही होंगे ना। उस चैप्टर के अंदर वो मेन पॉइंट्स होंगे। मैं देख लेती हूँ कौन से पेज नंबर पे है। जिधर चैप्टर 1 एंड होता है ना, उसके नीचे है। अक्टूबर 2016 में ये बुक मैंने पढ़ी थी और साइट पे कमेंट्स दिए हुए हैं, शायद आप लोगों ने देखे हो। 2016 में ये बुक मैंने पढ़ी थी। आपने पढ़ी थी? ये बुक मैंने पढ़ी थी और शायद मैंने सेव कर दिया हुआ है वही वर्जन, और जो मैंने ड्राइव में सेव किया है वो मैंने ओपन किया अभी, और मुझे साइट पे कमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स शायद अंदर से वो करके लिखे हुए हैं। अच्छा, चैप्टर जहाँ पे खत्म होता है, जैसे इसमें हाईलाइट चीजें हुई होंगी ना, वो भी शायद मैंने खुद ही की हुई हैं जब मैंने एज ए स्टूडेंट इसको पढ़ा था। अच्छा, चैप्टर 1 जहाँ पे खत्म होता है तो वहां पे लिखा हुआ है यूजिंग दिस बुक। यूजिंग दिस बुक का तो मतलब होगा कि इस चैप्टर में ये चीज है, इस चैप्टर में ये चीज है, ये तो नहीं पढ़ने की जरूरत। ये नहीं ना करना। नहीं नहीं बेटा, ये नहीं करना। और मैम मैम ये इसमें जो हेडिंग स्पेलिंग हुई है इसमें टर्मिनोलॉजीज भी है, वो भी नहीं ना करना। नहीं बेटा, वो तो आपको खुद ही पता चल जाता होगा कि इसमें करने वाली कौन सी चीज है। अभी 6 मंथ में आके आप वो उसमें आपने मेन पॉइंट्स इसमें से गेट करने हैं ना, क्या होने चाहिए इस योर। मैम जो जी जी। हेडिंग्स दी हुई हैं उसको हेडिंग्स के अंदर ही लिख दें उसकी समरी, मतलब ऊपर नहीं पहले नहीं जो हाइड। बेटा, हेडिंग समरी के अंदर हेडिंग्स नहीं होती। समरी में आपने पूरे चैप्टर को 500 वर्ड्स के अंदर लिखना है। आपका एक चैप्टर का फॉर एग्जांपल एक पेज बन रहा है, तो आपने एक पेज के अंदर सारी चीज को डिस्क्राइब कर देना है अपने वर्ड्स के अंदर। उसकी मेन मेन चीजें जो हैं, हेडिंग्स नहीं आती समरी के अंदर। ठीक है। जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप वो करें। अच्छा, आसान था मुश्किल, किसको डिफिकल्ट लगा है? ये तो मैं डिफिकल्ट चैप्टर 1 ही वैसे देखा। आसान भी था, लेकिन मैम अब यूजिंग दिस बुक में भी लिख दिया हुआ है, मतलब 2-3 लाइन उसमें भी लिख दी हुई है सारा पढ़ के। अब खैर नहीं है बेटा, फर्स्ट टाइम। हाँ बेटा वो निकाल भी देंगे। जैसे यूजिंग दिस बुक का आपको लगता है, एक तो हेडिंग शामिल नहीं करें, दूसरी बात कि यूजिंग दिस बुक, बेटा देखो एक जर्नल सी बात है, जब हर बुक के स्टार्ट में लिखा होता है आपने लिखना है समरी का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है। जैसे मैं ये पूरा चैप्टर अगर नहीं पढ़ सकती तो मुझे वो हाईलाइटेड पॉइंट बता दो जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं लास्ट पे लास्ट टाइम में पेपर होने वाला है तो मैं वो सिर्फ एक समरी पढ़ लूं जिससे मुझे पूरा मेन समझ आ जाए। तो क्या इस चैप्टर में ये होगा, इस चैप्टर में ये होगा, ये समझने वाली बात है इसमें कोई? अच्छा बेटा, सेकंड असाइनमेंट आपको मैंने बता दी कि आपने ये सबमिट करवाना है एक शार्ट सा प्रपोजल, और उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी एलएमएस पे। और उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए वो मैंने आपको बता भी दी है, मैं वहां पे मेंशन कर दूंगी। अब आपने मैम करना क्या है जी? इसको फॉर्मेट दीजिएगा ना, तो उसमें हम कर लें। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या है, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू
क्या होता है ये देखने से पहले हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू किस लिए किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है से पहले हम देखते हैं कि किस लिए किया जाता है। आप मुझे बताओ, आप आपस में डिस्कस करके मुझे बताओ कि लिटरेचर रिव्यू आपको क्या लगता है, आपके माइंड में क्या आइडिया आता है जब आप सुनते हो वर्ड लिटरेचर रिव्यू, तो आपको क्या लगता है क्या चीज होगी? मैम जो हमने मतलब पढ़ा हुआ है या कोई टॉपिक चूज किया हुआ है इसके रिलेटेड क्या काम हुआ है प्रीवियस। अच्छा, किस लिए किया जाता है लिटरेचर रिव्यू? बेटा सब आपने अपने जहन में सोचा करो, ये बात ये नहीं है कि कोई एक बंदा बता रहा है तो वो आपने जस्ट उसी पे रिलाय करना है। आपने अपने माइंड से सोचना है और जो भी आप सोचोगे वो ठीक सोच रहे होगे। बेटा बिल्कुल अपने जहनों को बंद करके दूसरे पे डिपेंडेंसी मत शो किया करो। आप सब ने अपने अपने माइंड से सोचना है और जो भी आप सोच रहे होगे वो बेटर होगा। बताएं किस लिए किया जाता है लिटरेचर रिव्यू? अब्दुल्ला। मैम इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आई थिंक शायद किया जाता है, इसमें से कॉन्फ्लिक्ट्स निकालने के लिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, चलो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। सारे अपने अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, जिसको जो लगता है वो अपनी नोटबुक के ऊपर लिख ले। जब भी लेक्चर लेने आया करें नोटबुक और पेंसिल अपने पास, बॉल पॉइंट अपने पास रखा करें। आप जिस जिसको जो लगता है लिटरेचर रिव्यू किस लिए किया जाता है अपने पॉइंट्स को मेंशन कर ले। जी समर, आपको क्या लगता है लिटरेचर रिव्यू किस लिए किया जाता है? मैम जो जिस किसी ने कोई पुराना कोई पहले रिसर्च पेपर लिखा हो उसका पढ़ के रिसर्च पेपर तो आगे से उसमें थोड़ी बहुत वो होता है, लेकिन किस लिए किया जाता है? उसमें चेंजिंग लाना, कोई न्यू न्यू चीज डिस्कवर करने के लिए या लिटरेचर कॉन्फ्लिक्ट। रिव्यू मैनी रीजंस आप दे सकते हो। एस्टेब्लिश द टर्म्स एंड कॉन्टेक्स्ट। अब देखो मैं अगर एक बात कह रही हूँ तो मैं किस कॉन्टेक्स्ट मैं जैसे बताने लगी हूँ। जैसे आप कोई भी सिंपल कोई बात डिस्कस अपनी फैमिली में बैठ के डिस्कस करने लगते हो तो आप पहले एक क्या कहते हो तमहीद बांधना जो होता है, आप एक बैकग्राउंड देते हो उसको, तो आप वहां से स्टार्ट करते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। प्रेजेंट सर्वे ऑफ प्रोसीडिंग लिटरेचर ऑन द टॉपिक। इस टॉपिक पे पहले कितना काम हुआ है उसका सर्वे बनाने के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक्सप्लोर वेज दैट अदर हैव सॉल्व सिमिलर क्वेश्चंस। आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व, आपने एक क्वेश्चन बना लिया है ना अपनी रिसर्च का, जैसे हाइपोथेसिस जिससे जनरेट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूसरे लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखने के लिए लिटरेचर रिव्यू किया जा सकता है। आउटलाइन द रिलेशनशिप ऑफ दीज टेक्स्ट टू ईच अदर। डिफरेंट लोगों के कामों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए, क्वालिटी लिटरेचर की देखने के लिए, रेलिवेंस, गैप और इनएडिक्वेसी। आप जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप देखें, अगर मैं कहती हूँ रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन की टेक्निक्स देखें कि लिटरेचर में कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर आप उनके दरमियान गैप आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेपर लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन की या रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की। ये टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं रिसेंटली। फॉर एग्जांपल लिटरेचर में जो टेक्निक्स आई होंगी, लिटरेचर में कुछ रिसर्च पेपर आए होंगे जो 2020 में, 2019 में, 2021 में पेपर आए होंगे रिसर्च पेपर में, न्यू टेक्निक्स, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर वो टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही। यहाँ एकेडेमिया के अंदर, रिसर्च के अंदर कुछ इस तरह से टेक्निक बताई जाती हैं जो कि इंडस्ट्री में एक्चुअल इंप्लीमेंट नहीं की जा रही होती। तो आप ये एक तो डिफरेंट गैप बता सकते हो कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया के अंदर कितना डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इंडस्ट्री कोई भी चीज, ये तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन के टॉपिक पे बता दिया, किसी भी चीज में आप देख सकते हो कि जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं
एक टॉपिक के बारे में हम थ्योरेटिकली जो टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च के अंदर काम हो रहा है और जो प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर अप्लाई हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो आप इस पे भी काम कर सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेट योर स्कॉलरी रिग, ये आप ये गैप्स फाइंड क्या आउट कर, चीज है? क्या गैप्स बेटा गैप क्या चीज है? अ, मैंने आपको जो एग्जांपल दी है वो गैप की ही दी है कि आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर एक टेक्निक चल रही है, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन कैसे हो रही है, और रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन की टेक्निक रिसर्च में किस तरह, किस वे में रिसर्च पेपर किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई नई टेक्निक्स बना रहे हैं, क्या इनके दरमियान कोई गैप पाया जाता है, क्या रिसर्च में जो जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंडस्ट्री में अप्लाई हो रही है, या इनके दरमियान कोई गैप एग्जिस्ट करता है। गैप क्या होता है? डिफरेंस। जैसे मैं एक मेथड डिफाइन कर देती हूँ, मैंने डिफाइन कर दिया, आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल एक शॉर्ट सा बनाना है जिसके अंदर आपका सबसे पहले टाइटल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट के 100 वर्ड्स की एक समरी होगी आपके काम की, फिर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, आपका लिटरेचर रिव्यू होगा ब्रॉड सा, थोड़े 2-3 पेपर जितने आपने पढ़े हैं उस टॉपिक के बारे में बेसलाइन आप वो ऐड कर दोगे। अब मैंने ये आपको एक स्टेप्स बता दिए हैं, आपने ये काम फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 स्टेप्स में करना है। आपने क्या किया है, 1 3 और 4 कर लिया है, बाकी 2 और 5 नहीं किया। तो ये 2 और 5 आपने नहीं किया। एक तो था जो मैंने आपको बताया, दूसरा जो आप कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो डिस्क्रिप्टिव है, और जो मैंने आपको बताया वो मैंने प्रिस्क्राइब किया। जैसे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन होती है कि हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको एक प्रोसेस प्रिस्क्राइब किया और आपने जैसे किया, तो उन दोनों के दरमियान कुछ गैप होगा, कुछ कुछ गैप एग्जिस्ट करता है। गैप कौन सा था? जो सेकंड और फिफ्थ स्टेप आपने फॉलो नहीं किया, तो इस गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। इस तरह एक रिसर्च के अंदर एक टेक्निक प्रिस्क्राइब की जाती है और इंडस्ट्री के अंदर करंटली कैसे काम चल रहा है, तो आप इन दोनों के दरमियान गैप फाइंड आउट कर सकते हो। या आप देखो डिफरेंट टेक्निक्स के दरमियान आप फाइंड आउट कर सकते हो, लिमिटेशन फाइंड आउट करके आप अपना काम आगे लेके जा सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, ये था सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि लिटरेचर रिव्यू हमने पढ़ना है, तो हम देख लेते हैं कि हमने लिटरेचर रिव्यू करना क्यों है। ये पढ़ने से पहले कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, कि हम देख लें किस लिए किया जाता है। अब क्या होता है लिटरेचर रिव्यू? फॉर्मल सा देखें तो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च इन योर फील्ड, इट हाईलाइट्स बोथ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च। इस पॉइंट से क्या समझ आती है? आपका जो फील्ड है, आपका फील्ड फॉर एग्जांपल आपने अपना सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपने एक एल्गोरिदम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, आपने जो काम करना है। जब आपने अपनी प्रॉब्लम फाइनलाइज कर लिया है, तो आप उसके उस फील्ड के अंदर जो प्रीवियस लिटरेचर होता है, जो प्रीवियस पेपर होते हैं, वो आप पढ़ते हो, क्रिटिकली एनालाइज करते हो। क्रिटिकल एनालाइज करते हो वो उन पेपर्स को, और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, जो आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हो, आपने लिटरेचर में वहां से एग्जैक्ट कॉपी करके नहीं लिख देना होता। क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? आप उसे अवेलुएट करते हो, आप उन्हें अपनी वर्डिंग में लिखते हो कि ये बंदा इस तरह से कहना चाह रहा है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मेंशन करते हो सकता है कि आप उससे एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, आप उसकी, एंड इट हाईलाइट्स बोथ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि XYZ कोई टेक्निक एग्जिस्ट करती थी एआई के इस एल्गोरिदम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। XYZ टेक्निक जो है वो डेविड ने दी थी, लेकिन डेविड विन एक्स ने XYZ टेक्निक एआई के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी थी, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये था। तो ये हम उसकी वीकनेस को, वो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी थी लेकिन वो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। तो आपका लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप प्रीवियस जो आपके टॉपिक के ऊपर काम हुआ होता है वो पेपर फाइंड आउट करते हो, उन पेपर को क्रिटिकली पढ़ते हो, और उन पेपर्स की एक
मतलब जैसे 2 से 3 लाइन हमने पूरे पेपर को, अब मैंने समरी आपसे क्यों करवाई चैप्टर्स की कि आपने 500 वर्ड्स में पूरे चैप्टर को लिखना है। अब यहाँ पे आपने एक पेपर को पूरे 2 या 3 मैक्सिमम लाइन में लिखना होता है। आपने पूरे पेपर के अंदर से क्रिटिकली आपने उसे पढ़ के और बताना होता है कि ये तकनीक इस तरह की सिचुएशन के लिए बेटर है और इस तरह की सिचुएशन में नहीं यूटिलाइज हो सकती। allows you to gain a critical understanding of your field। आप अपने फील्ड की, अब यहाँ पे जब आप टॉपिक्स फाइनलाइज करते हैं, बेटा इस चीज को अच्छी तरह फोकस करके कर लो। ये चीज आपको कहाँ फायदा देगी। एक मैं बार बार कहती हूँ कि ये एक ऐसा वो सब्जेक्ट है जो कि आपको सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है। एक तो आपने सब्जेक्ट पास करना है, जो भी आपने अच्छे ग्रेड लेके पास हो जाओगे। दूसरी बात क्या है कि आपके एमएस पीएचडी कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको हेल्प करेगा तब तक। थर्ड बात कि अभी आपका 6 सेमेस्टर 7th में आपने प्रोजेक्ट अपना डिसाइड करना है, तो आपको इवन यहाँ पे अगर आप एक अच्छा टॉपिक डिसाइड कर पाते हो तो आपको आगे जाके हेल्प मिल जाएगी। उस पे आप रिसर्च कर लेना। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट भी बना सकते हो ना, आपको कंप्लीट उसको कर सकते हो। तो बेटा थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा माइंड यूटिलाइज करते हुए इसको अच्छे तरीके से कर लो। allows you to gain a critical understanding of your field। आप लिटरेचर रिव्यू आपने जो टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया, आप अभी आपको इतना नॉलेज तो नहीं था उस फील्ड पे, फिर आपने पेपर पढ़े तो आपको उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे भी रिसर्च की जाती है तो रिसर्च करने से पहले, टॉपिक डिसाइड करने के बाद सबसे पहले उस पर लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। वो सिस्टम आप लिटरेचर रिव्यू का आर्टिकल लिख लेते हो, आप सिस्टमैटिक एसएलआर कर सकते हो, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू भी कर सकते हो, लिटरेचर रिव्यू भी कर सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ पे एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल 15-20 पेपर कोई भी आपने टर्म्स ऐड करके डिफरेंट आपने IEEE साइंस ट्रैक्ट स्प्रिंगर गूगल स्कॉलर में अपने टॉपिक की टर्म्स ऐड की हैं और जो पेपर आए हैं उनमें से जो पेपर आपको बेटर लग गए आपने वो पेपर रख के 15 से 20 पेपर वो आपने बता दिया कि ये मैंने लिटरेचर रिव्यू किया है। दूसरी बात दूसरे एंड पे होता है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। उसका मतलब क्या होता है कि उसमें आप एक प्रॉपर क्यूरी जनरेट करते हो कि मैं ये डेटाबेस है, डेटाबेस का क्या मतलब है कि गूगल स्कॉलर IEEE आप सिलेक्ट कर लेते हो कि मैं इन लाइब्रेरीज से रिसर्च पेपर लूंगा, या आपने साइंस ट्रैक्ट और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया, वो आप मेंशन कर देते हो कि इन लाइब्रेरी से मैं पेपर लूंगा। और इन लाइब्रेरी के अंदर आप जाके क्या क्यूरी करोगे, वो क्यूरी भी आप पहले से डिसाइड करते हो कि हम ये क्यूरी करेंगे एंड और इस तरह से यूज करके आप टर्म्स करते हो। और फिर आप ये भी मेंशन करते हो कि 2007 से फॉर एग्जांपल 2010 से 2021 के जितने पेपर हैं उन सब पेपर को मैंने पढ़ना है। और फिर जितने भी आपके सर्च रिजल्ट्स आते हैं उन सारे पेपर को आप रीड आउट करते हो और उनमें से आप डाटा, यहाँ पे आपका क्लेम ये होता है। डिफरेंस समझ आया है थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू और सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में क्या फर्क है? नहीं मैम, सही से नहीं आया, दोबारा बता दें। कम से कितना आया है? बस लिटरेचर ही भी समझ आया है। अच्छा, एक बच्चा है जैसे समर है। समर क्या करता है कि उसका टॉपिक, समर आपका टॉपिक क्या है? मैम मैंने नया टॉपिक सबमिट करवाया था मोबाइल फोन बैटरी ड्रेनेज के बारे में। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, समर कहता है कि मोबाइल फोन बैटरी ड्रेनेज का कोई इशू जो भी वो डिस्कस कर रहा है, तो इसने इस पे लिटरेचर रिव्यू किया है। ठीक है, अब समर ने क्या किया है कि मोबाइल
फोन, बैटरी ड्रेनेज सिस्टम, ये गूगल स्कॉलर पे लिखा, ट्रिपल पे ई पे लिखा, एक दो जगह पे और लिख दिया, कहीं पे भी, अब मेंशन नहीं इसने पेपर में किया। अब उसके थ्रू इसने पेपर सर्च किए और जो पेपर कुछ आए उसमें से इसने कहीं से 5 पेपर उधर से सिलेक्ट कर लिए, 10 पेपर कहीं और से, इनसे इकट्ठे करके ना 21 पेपर बना लिए और 21 पेपर में से डाटा निकाल के जो इसने मेंशन किया कि पीछे इस टॉपिक पे ये काम हुआ है, तो ये एक लिटरेचर रिव्यू हुआ है। ठीक है, अब उस पे अगर मैं कहती हूँ कि इसी टॉपिक पे जो अब्दुल्ला है वो SLR करता है। SLR का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के केस में अब उसने क्या किया है अब्दुल्ला ने, वो कहता है मोबाइल, बैटरी, वो जो टॉपिक है उसमें से फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करता है। कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जो आपके टॉपिक के मेन वर्ड्स हैं, अब वो अलग-अलग डिफाइन कर लेता है। बैटरी ड्रेनेज और इसके अलावा इसके सिनोनिम्स जो होते हैं, इसकी जगह कोई और वर्ड भी तो यूटिलाइज हो सकता है ना, हो सकता है जिसको आप बैटरी ड्रेनेज कह रहे हैं वो वहां पे कोई और आथर इस पे काम कर रहा था, लेकिन उसके लिए इसने डिफरेंट वर्ड यूज किया है, तो आप इसके सिनोनिम्स भी निकाल लेते हो और जो कीवर्ड्स होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हो पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करते हो, क्यूरी जनरेट कर लेते हो। क्यूरी कैसे बनाई जाती है? जो कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई किए उनके दरमियान आप और लगाते, आर एंड ऑपरेटर लगाते जाते हो, जो कि ऑपरेटर दरमियान में, कीवर्ड्स के दरमियान में, जैसे मोबाइल और बैटरी और ड्रेनेज, बैटरी ड्रेनेज एंड ये वाले वर्ड्स जिनमें होंगे वो पेपर सर्च करने हैं। थर्ड स्टेप में, क्यूरी बनने के बाद थर्ड स्टेप में आप डिफाइन करते हो कि ये पेपर मैं किन किन जगहों से सर्च करूंगा। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू नाम से जाहिर है कि सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे। अब उसमें आपने बताया कि मैं गूगल स्कॉलर से, IEEE से, साइंस ट्रैक से एंड फोर्थ पे कैसे स्प्रिंगर से और स्कूपस, ये सारी डेटाबेस से पेपर सर्च करूंगा। अब ये 5 जो लाइब्रेरीज आपने सिलेक्ट कर ली, आप वो वाली क्यूरी जो आपने सेकंड स्टेप में जनरेट की थी, मोबाइल एंड और बैटरी ड्रेनेज एंड ये लगा के जो आपने क्यूरी बनाई थी, उस क्यूरी को आप इन सारी डेटाबेस के अंदर पेस्ट कर देते हो। एक दफा गूगल स्कॉलर में पेस्ट करके रिजल्ट देखते हो और वो रिजल्ट, फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर से 1100 रिजल्ट आए हैं, IEEE से 1100 पेपर निकले हैं, IEEE से ये 220 पेपर निकले हैं, साइंस ड्रैग से ये 576 पेपर निकले हैं और स्प्रिंगर से फॉर एग्जांपल 11 पेपर निकले हैं। ये टोटल पेपर निकले हैं। और किस डेट में मैंने ये सर्च की थी, सर्च किस डेट पे की थी, डेट फॉर एग्जांपल आज मैंने क्या है 3 अप्रैल 2021 को मैंने ये सर्च की थी और मुझे इस क्यूरी के अगेंस्ट इतने रिजल्ट्स मिले थे। और अब मैं क्या करती हूँ, अब वन बाय वन जैसे गूगल स्कॉलर पे 1100 रिजल्ट निकले थे, तो उन 1100 पेपर को मैं वन बाय वन देखूंगी। अब उस टॉपिक में कुछ पेपर होंगे जो मेरे फील्ड में नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के फील्ड के नहीं है, कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ मोबाइल के बारे में और बातें होंगी जो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड नहीं होंगी, तो आप इस तरह पेपर एक्सक्लूड करना शुरू कर देते हो, निकालना, डिस्कार्ड करना शुरू हो जाता है। अब इन 1100 पेपर में से मैंने फॉर एग्जाम्पल टोटल मुझे जो काम के लगे वो 92 पेपर से, जो मुझे अपने फील्ड के रिलेटिव, बाकी सारे मैंने निकाल दिए। अब वो जो पेपर मैंने निकाले हैं, मैंने उनकी रीजन भी बतानी है कि ये मैंने किस बेस की वजह से सिलेक्ट नहीं किए, क्योंकि ये मेरे फील्ड के नहीं थे या क्योंकि ये मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे, क्यों, ये सारी रीजन। तो ये सारा एक प्रॉपर मेथड होता है SLR करने का, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करने का। जब आप रिसर्च करते हो आगे जाके, जब भी आप काम करोगे, मेरे MS का जब काम स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले मैंने सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू किया था, जो कि ये इस मेथड को फॉलो करते हुए। अब आपने 92 इधर से निकाल लिए, 13 मुझे उधर से काम के मिले। अब इन सब पेपर को मिला के लास्ट पे मेरी एक रेपोजिटरी बन जाएगी। इस रेपोजिटरी के अंदर मेरे फॉर एग्जांपल 119 पेपर हो गए हैं और अब 119 पेपर में से डाटा मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और वो मैं मेंशन कर लूंगी, तो ये मेरा एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू बन गया। मैम आपने भी रिसर्च पेपर लिखा हुआ है ना?
जी। मैम वो अभी भी हमारे साथ LMS पे शेयर कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, अभी मुझे बताएं इन दोनों में कोई समझ आई है? डिफरेंस यस समझ मैम, आया? आप समझ आ गई है। लिखा है ये स्ट्रेच पेपर। बेटा अब इन दोनों टॉपिक्स में आपको एक लिटरेचर रिव्यू होता है, ओवरव्यू थोड़ी हद तक अगर कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी इस पे ना, SLR करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, जो कि ये मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये एक आपको पूरी वो मिल जाएगी, इस पे डॉक्यूमेंट होगी जिसमें ये 60 पेजेस की डॉक्यूमेंट है किचन हैम की। किचन हैम ऑथर का नाम है और इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है जो जिसमें वो SLR सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर SLR कैसे होता है ये उसको में बता रहा है, और ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर बताए हुए हैं। अभी हम ये ओवर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ बता दिया है, फिर हम इसको डिटेल में देख लेंगे। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, अब आपने काम, मैं लिटरेचर रिव्यू आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगला काम आपका लिटरेचर रिव्यू ही करना है अपने टॉपिक के लिए। Opportunity to think about what has been done in your field, to think about the similarities, patterns, trends and also differences across the existing research. आप क्यों करते हो लिटरेचर रिव्यू के अंदर? आप देखते हो कि आपके फील्ड में क्या काम हुआ है, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। By identifying strength and weakness, you will be able to think about what has not or needs to be done in your field. क्या है इस पॉइंट का मतलब? क्या है, जब लिटरेचर रिव्यू आप पढ़ते हो ना, आपका टॉपिक और मॉडिफाई भी हो सकता है। अब लिटरेचर रिव्यू आपने पढ़ा अपने टॉपिक पे, अब आपको वहां से पता चला है लिटरेचर रिव्यू प्रीवियस आपने काम पढ़ा, आपने देखा कि यहाँ 2021 तक इतना काम हो चुका था, आप वो स्ट्रेंथ और वीकनेस देते हो, और आप अपने क्या काम अभी तक नहीं हुआ, मतलब क्या किया जा सकता है आगे। The gap in the literature is your justification for your research. इस पॉइंट को कौन समझाएगा? किसी को समझ आइए? आदिल? यस मैम। क्या लिख, आखिरी पॉइंट का क्या मीनिंग है? मैम जो आपकी लिटरेचर में जो गैप है वो आपकी रिसर्च का जस्टिफिकेशन है। कैसे? मैम गैप आपने बताया था, मेरे जहन से निकल गया है। और कौन बताएगा? अब्दुल्ला बताओ। ये बेटा इसके अंदर क्या मतलब है कि जब आपने लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर के अंदर आपको जो गैप नजर आया, मतलब ये काम नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुई, तो आप उसमें ये कह सकते हो कि ये आपका रिसर्च की जस्टिफिकेशन है कि ये मैं करने जा रहा हूँ। आप अपने काम को, अपनी प्रॉब्लम को ये कहते हो कि इस फील्ड को, जैसे आप कंपेयर करोगे ये चीजें हुई हैं रिसर्च में, लेकिन इस तरह से काम नहीं हुआ, इसलिए मैं ये करने जा रहा हूँ। ये आप बैकग्राउंड देते देते अपनी प्रॉब्लम पे आते हो और अपनी प्रॉब्लम को जस्टिफाई करते हो कि रिसर्च के अंदर ये काम हुआ है लेकिन ये गैप एग्जिस्ट करता है। लिटरेचर मैम जो रिव्यू, चीज मतलब उसमें मिसिंग है उसमें लिटरेचर में, वो हमने मतलब बतानी है इसमें गैप में जो नहीं हुई। बेटा गैप में बतानी नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। तो लिटरेचर रिव्यू गैप में आपसे कोई ये नहीं पूछा जाएगा गैप बताएं। आपने लिटरेचर रिव्यू में क्या मैं कह रही हूँ, जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे ना, आपने अपने टॉपिक के पिछले सारे पेपर्स पढ़े हैं, पेपर पढ़ने के बाद आपको अगर फॉर एग्जांपल वो चीज
जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो मैंने काम करना है, वो अगर लिटरेचर किसी पेपर के अंदर मिल जाती है तो इसका मतलब है उस पे ऑलरेडी काम हुआ है, गैप एग्जिस्ट नहीं करता, फिर आप वो काम नहीं कर सकते। अगर आपको प्रीवियस किसी पेपर में से वो चीज नहीं मिलती तो वो आप जस्टिफाई, ये आपके काम की, आपकी रिसर्च की जस्टिफिकेशन हो जाती है कि प्रीवियस ये काम हुआ हुआ है, लेकिन ये जो टेक्निक मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये नहीं एग्जिस्ट करती, ये आपके काम की जस्टिफिकेशन हो जाती है कि आप कर सकते हो, कि लिटरेचर में ये गैप एग्जिस्ट करता है, अभी तक ये गैप एग्जिस्ट करता है, इस पे काम नहीं हुआ, इसलिए इस गैप को फुल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ओके लिटरेचर रिव्यू को एज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस भी होता है, आउटकम भी होती है। लिटरेचर रिव्यू आउटकम क्या है? अपीयर्स इन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ योर थीसिस एज ए पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन और द सेपरेट चैप्टर। लिटरेचर रिव्यू एज ए प्रोसेस क्रिटिकल engagement, thinking, reading, writing with relevant research on your topic. It is a crucial and formative stage of thesis. अच्छा, यहाँ पे क्या मकसद है कि लिटरेचर रिव्यू जो है प्रोसेस भी होता है, आउटकम भी होती है। आउटकम कैसे है कि आपका जो पेपर आप लिखोगे, जो आपका फाइनल पेपर बनना है, उसका एक इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर भी लिटरेचर रिव्यू बैकग्राउंड देते हुए लिखा जाता है, और आपका हो सकता है कि लिटरेचर रिव्यू का सेपरेट सेक्शन भी हो, तो आपसे एक ड्राफ्ट भी मांगा जाएगा। इवन मैं अभी जो आपसे प्रपोजल के नेक्स्ट वाला मांगूंगी वो लिटरेचर रिव्यू होगा। तो आपकी आउटकम, ये मतलब आपने मुझे कुछ देना होगा, ये आपकी आउटपुट होगी। और प्रोसेस क्या है कि अभी जो सारा काम आप करोगे आज से लेके अभी भी हम लिटरेचर रिव्यू का कर रहे हैं, पहले हम सीख रहे हैं और फिर हम करेंगे। क्रिटिकली पेपर्स डाउनलोड करना, पेपर्स को समझना, प्रोसेस कैसे लिटरेचर रिव्यू करना है, एक आपकी डेटाबेस बनाना जिसमें आप अपने एक फोल्डर बना के आपने सारे पेपर अपने रेलिवेंट रख लिए हैं कि मैं इन पेपर्स पे काम करूंगा। फिर आपने उन पेपर्स के अंदर से क्या चीजें लेनी है, आपने क्रिटिकली उन पेपर को रीड करके सोचना है, रीडिंग करनी है उन पेपर की, फिर आपने उन पेपर से डाटा एक्सट्रैक्ट करके राइट करना है, राइट करके आपने अपना लिटरेचर रिव्यू बनाना है। लिटरेचर रिव्यू क्या होगा? एक तो आउटकम भी होती है, एक प्रोसेस भी होता है। प्रोसेस जो सारा आप करोगे, और आउटकम जो आप लिख के मुझे सबमिट करवाओगे। ये कहीं पढ़ा हुआ है छोटे होते? ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ी थी कहीं? मैम अब तो याद नहीं, शायद पढ़ी हो कहीं पे। हम छोटे होते हैं, हमें सेकंड सेमेस्टर की रीजन याद रहती है, छोटे होते की बात करें। छोटे होते की अक्सर याद होती है ना, अभी तो बड़े होके मेमोरी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, और हमें हैबिट भी नहीं रहती कंप्यूटर मैम बस यूज करते एबीसी करते। याद है छोटे होते। अच्छा, स्पेलिंग भी याद है कुछ चीजों के? बिल्कुल मैम। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज है, ब्लूम टेक्सोनोमी क्या होती है? ये वैसे एजुकेशन का एक पर्सपेक्टिव है, जैसे आपने एजुकेशन वाले लोगों को कैसे टीचिंग की सेंस में भी कह सकते हैं, वैसे भी एक साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव भी है। सबसे पहले चीजों को एक सबसे लोअर लेवल होता है, जैसे मैं कहती हूँ कि क्लास एक चीज क्या करते हो आप, सबसे पहले क्या लोअर लेवल पे क्या करते हो? रिमेम्बर, मतलब आपने रट्टा लगा लिया, ठीक है। सबसे लोअर लेवल क्या होता है? आपने रटा लगा लिया। मैंने आपको एक पेपर दिया था, एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया था, आपने उस आर्टिकल को सारा याद कर लिया है, ठीक है, ये सबसे लोअर लेवल है। याद ओके करने के बाद आपने उसे अंडरस्टैंड किया, ये उससे एक अपर लेवल है। एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट, इसको मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए बता रही हूँ, ये मैं आपको रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के लिहाज से बता रही हूँ। वैसे ये ब्लूम टेक्सोनोमी डिफरेंट उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई जाती है, लेकिन रिसर्च मैं आपको लिटरेचर रिव्यू के सेंस पे ये बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक पेपर दिया, आपने उसे याद कर लिया, ठीक है। उसका एक और लेवल है कि आपने उसे अंडरस्टैंड किया, ठीक है। आपने याद करने के बाद आपने वो मुझे एक्सप्लेन किया, अगर तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। आपने एक चीज याद की थी, आपने ये वो सारा पेपर पढ़ने के बाद याद कर लिया, फिर आपने मुझे एक्सप्लेन किया, वो अंडरस्टैंड हो गया। फिर आप अगर उसको जो आपने याद किया और समझा, एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसको अगर आप अप्लाई कर सकते हो, आपने उसको अप्लाई कर लिया अप्लाई मतलब किसी, मैम
किसी रट्टा और वे में। लगा। जी मैम अप्लाई कैसे कर लिया? जब हमने रट्टा लगा के इसको समझा था तो किसी नहीं और वे नहीं में मतलब किस बेटा, तरह बड़ा अप्लाई? लेवल होता जा रहा है ना। एक पैराग्राफ सबसे पहले आपने रटा लगाया, ठीक है, आपने याद कर लिया ये पैराग्राफ। उसके बाद आपने दोबारा उस पैराग्राफ को बेटा याद भी इस तरह से नहीं किया जा सकता कि मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, मेरे माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो मैं याद कर लूं। याद तो नहीं रहेगा ना इस तरह। अगर मेरे माइंड में वर्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं, मेरे सेंटेंस नहीं, आप एक उसके मीनिंग समझते हो ना, अंडरस्टैंड करते हो, ये फिर अंडरस्टैंडिंग का लेवल आ जाता है। आपने उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। हम अपर लेवल पे जा रहे हैं ना, यहाँ पे हमने सिंपल याद किया था, फिर हमने उसको पैराग्राफ को अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब उस पैराग्राफ के अंदर जो टेक्निक बताई हुई थी वो टेक्निक आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई की। आपने कहा कि आपने एक यहाँ से चीज बात समझी, पढ़ी, आपने एक बुक से एक बात, एक कोई कोटेशन पढ़ी, फिर आपने उसे समझा, समझ के आपने उसे वो कर लिया, किसी और जगह पे अप्लाई किया। जैसे आपने अपने फ्रेंड को वो ये क्या होते हैं इडियम्स, इडियम्स आपने पहले पढ़ा, अंडरस्टैंड किया कि इसका मीनिंग क्या होता है, फिर आपने वो इडियम अप्लाई किया, किसी जगह पे यूटिलाइज किया, फिर आपने एनालाइज किया। अगला उसका स्टेप क्या था? डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और पार्ट्स, कि आपने उसे एनालाइज किया, कंट्रास्ट, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट किया, क्वेश्चन किया, क्रिटिसाइज किया कि अच्छा ये ऐसे क्यों बना हुआ है, इसको इसलिए कैसे कहा जाता है, मतलब इसके बैकग्राउंड में क्या चीज शामिल होगी, एनालाइज किया। फिर अवेलुएट किया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस के साथ जस्टिफाई किया, आपने जस्टिफाई किया आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पे क्या है, फिर आपने अपना एक और आइडिया क्रिएट कर दिया। वैसे एक बात आपने पढ़ी कहीं से, आपने एक इडियम पढ़ा, उसके बाद आपने उसे समझा कि इसका मीनिंग क्या होता है, फिर आपने अपने दोस्त को किसी बात करते हुए वो यूटिलाइज कर लिया, फिर यूटिलाइज करते हुए फिर आपने उसको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपने अंडरस्टैंड किया कि ये बना कैसे था, क्यों बना था, किस लिए, वो क्या कहना चाह रहे थे। फिर आपने उसको अवेलुएट किया कि आपने अपने व्यू पॉइंट्स उसमें दिए, कि जस्टिफाई किया कि आपने अपने व्यू पॉइंट से, और फिर आपने अपना आइडिया अपना एक इडियम क्रिएट कर लिया। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ, आपने रिसर्च पेपर क्रिटिकल आपने पढ़ने हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। रिसर्च का मतलब ही ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपने करनी है। आपने एक पेपर रीड किया, आपने उसे अंडरस्टैंड किया, फिर आपने उस पेपर के अंदर जो टेक्निक यूटिलाइज हुई थी आपने उसको अप्लाई करके देखा, फिर आपने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिस्टिंग्विश, उसके डिफरेंट एनालाइज किया डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। देन आपने अपने व्यू पॉइंट्स, आपने आपका अपना बैकग्राउंड तो होगा अभी तक, आप जो हो, जितनी एजुकेशन आपकी हो गई है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जितना भी आपने लर्न किया हुआ है, उसकी बेस पे आपने जस्टिफाई किया अपने व्यू पॉइंट्स को, और आपने अपना एक आइडिया क्रिएट कर लिया। कुछ समझ आई है? मैम कुछ तो आई है, लेकिन इतनी जल्दी मैम कैसे हम अपना आइडिया क्रिएट कर सकते हैं? इतने हम साइंटिस्ट बेटा हैं। बेटा इतना नहीं करना, ये नहीं करना। आप यहाँ पे ये आदत डालें कि कभी भी कुछ भी पढ़ें तो आपने इस तरह से पढ़ना है। एक पढ़ने ठीक का है। अच्छा वे क्या होता है, अगर आपने एक लाइन भी पढ़ी है ना तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने अप्लाई कर रहे हैं, और फिर आप जैसे एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की आपने टेक्निक पढ़ी है, रिक्वायरमेंट को के कस्टमर से रिक्वायरमेंट इस तरह से इलिसिट कर सकते हैं, फिर आपने उसको अंडरस्टैंड किया, उसके प्रोसेस को पहले आपने पेपर से पढ़ा, फिर आपने उसके अंडरस्टैंड किया, फिर आपने उस किसी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट इलिसिट करते हुए उसको अप्लाई किया, फिर आपने देखा कि इसमें इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, क्या पार्ट्स हैं, आपने क्रिटिकली उसे एनालाइज किया, फिर आपने अपने व्यू पॉइंट्स उसके अंदर आपने अवेलुएट किया अपने व्यू पॉइंट से। आपने किसी भी चीज के अंदर आपने ढूंढना है क्रिटिकली उसे, अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाता तो क्या था,
अच्छा ये टेक्निक जो है इस तरह के क्लाइंट, ये ऐसे थी, मैंने इस तरह के क्लाइंट पे अप्लाई की है, अब इस तरह का क्लाइंट जो है इसके लिहाज से सही आंसर नहीं कर रहा, अगर मैं इसके क्लाइंट को इस तरह से टैकल कर लूं तो शायद बेहतर हो जाए, और अगर मैं इस टेक्निक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं इस तरह के क्लाइंट के लिए, तो क्या एक नई तकनीक बनाई जा सकती है जो कि इस तरह के क्लाइंट के लिए हो जाए? ठीक है समझ मैम। आई? मैम वैसे आपके यहाँ से ये क्रिटिकल थिंकिंग करना, किसी रिसर्च पेपर को की क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? उसमें बेटा हमें अंडरस्टोर टोटली रिमेम्बर आप करना क्या है, हो, अंडरस्टैंड, अप्लाई, बेटा आप एनालाइज क्या करना हो, है, एवेल्यूएट करना है। बेटा आप क्या हो, आप सिर्फ सारा टाइम पता क्या करते हो, मैडम नहीं जी हो जी। सकता, मैडम बहुत थोड़ा टाइम है, हमारे लेवल पे नहीं हो सकता, पीएचडी के लेवल पे होगा, एमएस के लेवल पे होगा, हम नहीं कर सकते, हमारे हाँ हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम पढ़ ही नहीं सकते, हम पहली दफा पढ़ रहे हैं, हम कैसे पेपर पढ़ेंगे। आप ना सारा टाइम ये सोचते रहते हो। सबसे पहले आपको पता क्या करने की जरूरत है, आप अपने जहन से ये चीज निकाल दो कि आप नहीं कर सकते, तो आप सबसे बेटर करोगे, क्लास में सबसे बेटर आप परफॉर्म करोगे, सबसे अच्छा आप करोगे अगर आप अपने जहन से ये निकाल। बेटा मैं आपसे कोई वो तो नहीं मांग रही, मुझे आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए कि आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, और आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना करो कि हम नहीं कर सकते। जब आपके जहन में ये चीज डली रहेगी ना, इसको वो बर्डन समझ के मत करो, खुद से इंटरेस्ट लेके खुद से करो, करने की कोशिश करो, जहां तक होगा हो ठीक है। मैं आपको नहीं कहूंगी, मैं आपको वो नहीं कर रही कि आपने हर हाल में हर सूरत में ये, मैं तो आपको स्टेप्स में काम देती जा रही हूँ। अगर ठीक है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिफाई होगी, उसके बाद मैं आपको अगला उसमें इशू बता दिया, मैंने प्रपोजल बनाया दिया है, प्रपोजल के अंदर सारे पार्ट्स के अंदर डाटा ऐड करो, फिर देखो वीडियोस देख लो कि इसके अंदर क्या ऐड किया जा सकता है, इसके अंदर क्या डिफरेंट, इतनी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल होंगी। उसके बाद उसको बना के एक फॉर्म लेके आओ, फिर भी मैक्सिमम अपनी तरफ से जो मुझे सबमिट करवाओ वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट करो, मैम और अपने जहन से ये निकाल दो कि इस टाइम में ये नहीं हो सकता तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। बर्डन समझ के करोगे तो फिर कभी भी नहीं कर सकोगे। चीजें लर्न करो, यहाँ पे जो चीजें लर्न करोगे आगे जाके फायदा देंगी बहुत ज्यादा। अब मैं ये पढ़ा मैम रही हूँ और कोशिश तो हम आपका, कर रहे हैं, लेकिन मैम हाँ लेकिन आप बेटे कंटिन्यूसली अब आप यहाँ बैठ के ये नहीं सोच रहे थे कि मैंने कैसे करना है, आप ये सोच रहे थे कि हम कैसे एक पेपर को इतने से टाइम में कर सकते हैं, हम मैम वो नहीं भी कर बात सकेंगे ठीक अपना। है मैम, कुछ थोड़ी सारी तो मैम वो भी बात ठीक है ना, बाकी भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर इसको हम उस वे से लेके चले, लेकिन फिर अगर हम जो भी काम करेंगे, आप मेहनत तो की ही होगी ना, हमने अपना फुल जो है बेटा उस पे मेहनत एफर्ट की लगाई होगी, होगी। आपने अपना मैक्सिमम, जस्ट मुझे इनपुट देनी है कि आपने मैक्सिमम अपनी एफर्ट की है, उसका रिवार्ड ओके। आपको जरूर मिलेगा, आपने अपनी मैक्सिमम, लेकिन ये नहीं है आप मैक्सिमम एफर्ट में, अब आप ये करते हो कि आपने डेली बेसिस पे टाइम देना है, आप इस सब्जेक्ट का डेली बेसिस पे रख लो कि मैं इतने आवर्स इस सब्जेक्ट को दूंगा, और कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें काम नहीं किया। अगर आप डेडलाइन पे, मैंने फॉर एग्जांपल 17 अप्रैल को इसका प्रपोजल लेना है, तो आप 16 अप्रैल को शाम में बैठ के प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर दो, तो आप 2 आवर्स लगाते हो, 2-3 वीडियोस देखते हो यूट्यूब की और लिख लेते हो, तो बेटा वो तो आपकी एफर्ट नहीं ना होगी मैक्सिमम, फिर आप ये कैसी वो पासिंग एफर्ट ही कर रहे हो ना। बेटा इन चीजों के लिए जितना ज्यादा आप टाइम यूटिलाइज करोगे, सिर्फ टाइम देने की जरूरत है। ये चीजें आपको नहीं आ रही ऐसे ही लर्न करोगे, आपको मुश्किल आ रही है जहाँ आप उसको चैलेंज लेके करो, ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ने आपको इतने अच्छा ज़हन दिया हुआ है तो आप कर तो सकते हो, चैलेंज लेके करो। करते हैं मैम कुछ। अच्छा, रीडिंग क्रिटिकली, अब पहले हमने क्या बात की है, क्रिटिकल थिंकिंग की, अब रीडिंग। आपने पेपर पढ़ना है, थिंक अबाउट व्हाट वर द रिसर्च एम्स ऑफ द पेपर और बुक। जो भी बुक पढ़ रहे हो, रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी चीज, जो आप एल्गोरिदम किसी और सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, जहां पे भी पढ़ रहे हो, बेटा ये अपनी डेली लाइफ की, डेली रूटीन का पार्ट बना लो। हर जगह पे आपने क्रिटिकली सोचना है, आपने जो भी चीज पढ़ रहे हो आपने देखना है कि इस चीज को करने का मकसद क्या था, इस बुक को लिखने का मकसद क्या था, इस पेपर को, इस आर्टिकल को लिखने का मकसद क्या था, मेन पर्पस इसमें क्या था, आपने फाइंड आउट करना है हर पेपर में।
पेपर पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, कोई थीम पढ़ो, कोई चीज पढ़ोगे, जैसे कोई एल्गोरिदम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया, तो आपने मेन उसमें मकसद क्या है उसका वो रीड करना है। आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करना है आपने कि इस चीज को किस लिए बनाया गया था, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन आपकी अपनी प्रॉब्लम भी इंप्रूव होती जाएगी, जो प्रॉब्लम आप डिफाइन कर चुके हो। जब आपने लिटरेचर रिव्यू करने के लिए पेपर डिसाइड कर लिए हैं, तो उसमें जब आप पेपर फाइंड आउट करोगे, हो सकता है उसमें कुछ बुक्स भी हों, तो आपने एम फाइंड आउट करना है कि रिसर्च इसका क्या एम था। इज द रिसर्च एम अचीव्ड, इफ सो हाउ डिड दे डू इट। जिस मकसद के लिए था, एक पेपर है, पेपर में रिसर्च का एम था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्या उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अगर कर ली तो किस तरह से की। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स विद देयर मेथडोलॉजी, उनके मेथड, जिस मेथडोलॉजी को उन्होंने फॉलो किया था, जिस मेथड से उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की, क्या उसके अंदर कोई इशू है। वाज इट ए स्ट्रॉन्ग और ए वीक रिसर्च मॉडल। हाउ विल दिस रिसर्च हेल्प विद योर ओन रिसर्च। जिस मेथड को इन्होंने फॉलो किया, क्या आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वही मेथड यूज कर सकते हो। अब यहाँ से आपको और इन्फॉर्मेशन, जब आप ये पेपर पढ़ोगे आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। वो प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया, क्या वो सॉल्व कर पाए थे, अगर सॉल्व कर पाए थे तो किस मेथड से, और वो मेथड क्या आप खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। इससे आप क्या इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे जिनको आपने अवॉइड करना है। अब अगर आप ये सारा काम किसी भी रिसर्च पेपर में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, गैप से आपकी वो होगी ना, अगर किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर कोई चीज लिखी हुई है और वो आप एग्जैक्टली वो काम कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब है आप रिसर्च नहीं कर रहे, वो चीज सॉल्व हो चुकी है। व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली। आपने हर पेपर को पढ़ने, जैसे आपने 20 पेपर सेलेक्ट किए, पेपर 1 आपने पढ़ा, पेपर 1 को क्रिटिकली रीड करना है, क्रिटिकली देखना है कि उसका एम क्या था, उसने कैसे अचीव किया, उसने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कौन सा मेथड फॉलो किया, और उस मेथड को क्या आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपने उस पेपर के अंदर से जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपने एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट एक शीट में लिख ली। फिर उसके बाद आपने कहना है कि इसके क्या वीक पॉइंट्स है जो आपने नहीं करने, और फिर उसके बाद आपने कहना है कि फाइंड आउट करना है कि क्या मेरा पेपर इससे डिफरेंट है, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ वो इससे डिफरेंट है। अगर वो इसी तरह का है तो फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी प्रॉब्लम चेंज करने की जरूरत है। What critical thinking can mean in terms of literature review: understanding research on its own terms, testing its viability, understanding research in relation to the other arguments, critiquing research in relation to the what you want to do. Critical thinking मैंने आपको बताया, जो एक मॉडल के थ्रू अंडरस्टैंड करना है। फिर आपने पहले रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एनालाइज, अप्लाई, एनालाइज, एवेलुएट और क्रिएट। अब लिटरेचर रिव्यू के सेंस में क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है। अब एक बंदे ने एक पेपर लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, एक रिसर्च इस तरह की भी होती है, आप सिंपली उसके ऊपर क्रिटिक कर सकते हो कि ये काम, अगर आपको लगता है कि उसका आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, जरूरी तो नहीं है वो 100, किसी की व्यू पॉइंट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर लिखा है तो मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता है कि उसके अंदर अच्छा बहुत से ऐसे होते हैं पेपर, जैसे कुछ लोगों क्या होती है हमारी फेक अनएथिकल होता है, वैसे फेक रिसर्च भी एग्जिस्ट करती है जिसमें उन्होंने रिक्वायर्ड रिजल्ट लाने के लिए अपने डाटा सेट को मॉडिफाई किया होता है, और मॉडिफाई करने के बाद आपने अपने रिक्वायर्ड ग्राफ प्रोड्यूस किए होते हैं। अब यहाँ पे आप वो पेपर को एक रिसर्च पेपर को अंडरस्टैंड करके, आपको अगर उसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी लगती है, आपको लगता है कि इसके अंदर कोई इशू है, इस तरह का नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसने डाटा सेट बताया हुआ है ना, आप उस डाटा सेट को अप्लाई करके मतलब रिप्रोड्यूस करते हो, देखते हो क्या वो रिजल्ट आते हैं या नहीं। अगर वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आते तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो कि ये इस तरह से नहीं है। अंडरस्टैंडिंग रिसर्च इन रिलेशन टू द अदर आर्ग्यूमेंट्स, जो भी उसने किया है आप उसे अंडरस्टैंड करते हो, फिर क्रिटिकली आप उसको पढ़ते हो, मतलब एक पॉइंट एक रीड आउट करते हो, फिर क्रिटिकली सोचो कि क्या ये ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट इसके रिलेशन में ठीक है, ये सही कह रहा है, इसको हम क्रिटिकली कहते हैं। स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट योर ओन लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, आप चलो सोचते हैं कि जब अब आपका अगला टास्क है लिटरेचर रिव्यू करना, तो अब आपने अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या करना है। Who are key player in your field?
की प्लेयर सबसे पहले काम क्या है कि आपने अपने बेस पेपर और दूसरे पेपर आपके अपने टॉपिक के रिलेटेड जो मेन पेपर हैं वो फाइंड आउट करने हैं, सबसे पहला काम। What are the main idea debate in your my field? Main idea क्या है? How have these ideas changed over time? 1990 में ये आइडिया कैसे, 1990 में रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन कैसे होती थी, 2000 में कैसे होती है, 2005 में कैसे होती थी, और 2010 में कैसे होगी, और 2021 में ये कैसे इवॉल्व होती गई है, आपने फाइंड आउट करना है। आपने जो भी टॉपिक लिया है उस पे की पेपर फाइंड आउट कर लिए, फिर आपका आइडिया मेन कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं आपके फील्ड में और वो कैसे इवॉल्व हुई टाइम के साथ, व्हाट आपकी फील्ड, व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद दीज आइडियाज, आर इज प्रॉब्लम विद द मेथोडोलॉजी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू डिफरेंटली। अब आपका लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या क्या होगा, आपका मेन पॉइंट्स, अब ये आप बैकग्राउंड दे रहे होते हैं, लास्ट पे आके आपने कहना होता है कि ये मैं करने जा रहा हूँ, अपना डिफरेंस के ये पेपर आपने फाइंड आउट कर लिया, उन पेपर के मेन आइडियाज, फिर आपके फील्ड में उन पे कैसे काम अवॉल्व हुआ है, आपने वो आइडिया राइट डाउन करने होते हैं फाइंड आउट करके वहां पे, और आप अपने उन प्रीवियस जितना काम हुआ है उससे कैसे डिफरेंट काम कर रहे हो। ये वैसे 100 वर्ड्स का होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू, जिसमें हम पहले प्रीवियस सारे पेपर्स को पढ़ते हैं, फिर उनमें से आइडियाज निकालते हैं, फिर जो काम किसका, नहीं जो हुआ। मैंने आपको आज 100 वर्ड्स बताया है? नहीं, ये जो आप बता रही हैं वैसे ये इतना सारा, इसको नहीं 100 नहीं वर्ड्स में बेटा, लिटरेचर 100 रिव्यू वर्ड्स नहीं होता, 100 वर्ड्स तो बहुत कम होते हैं। ये जैसे मतलब आप बता रही हैं, तो ये कितने वर्ड्स का इस तरह का लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, बेटा जैसे इतना बड़ा वर्ड्स पीछे वर्ड्स कोई स्पेसिफिक आपको मेंशन नहीं, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई एक क्लास असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो और मैं क्लास असाइनमेंट में आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ कि आपका 500 वर्ड्स का होना चाहिए, वैसे एक बता रही हूँ, अगर आप एज ए इंस्ट्रक्टर आपको मेंशन कर देता है कि आपका 1000 वर्ड्स होना चाहिए तो फिर आपने फॉलो करना होता है, लेकिन इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती रिसर्च पेपर के लिहाज से। जैसे पेपर पब्लिश करना है तो उसकी आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है 1.5 पेज का 2 पेजेस का भी हो सकता है, 1.5 to 2 पेजेस का होता है, जितने मैंने पेपर मोस्टली पढ़े। जब आप ये लिटरेचर पेपर पढ़ोगे ना, पेपर के अंदर भी तो उस पेपर का भी लिटरेचर रिव्यू लिखा होता है कि उस पेपर ने प्रीवियस वो अपनी बेस वो दिखाने के लिए लिटरेचर रिव्यू लिखता है कि अपनी रेलिवेंस शो करवाने के लिए काम से। अब वो जब आप देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से, जब आप पेपर रीड कर रहे होगे लिटरेचर रिव्यू से आपको ये भी पता चलेगा कि आपने अपना पेपर कैसे लिखना है। तो मोस्टली 1 पेज का भी होता है, 1.5 से 2 पेज का होता है और मोस्टली, और उसके अंदर जैसे आपने मेन जितने भी हैं आपने जैसे 20 10 मेन 15 मेन आर्टिकल्स जो आपके फील्ड में थे, आप उनके अंदर क्या क्या टेक्निक्स यूज हुई हैं आप वो मेंशन कर देते हो। अच्छा, और दूसरी बात कि आपका एक पूरा जो रिसर्च होती है वो भी लिटरेचर रिव्यू, जैसे मैंने एसएलआर कह रही हूँ तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू किया, तो इस पूरे पेपर के अंदर ही लिटरेचर रिव्यू होता है, तो वो भी एक चीज होती है जिसके अंदर पूरे पेपर के अंदर लिटरेचर उसके बाद डिस्कशन वाला पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो एसएलआर या लिटरेचर रिव्यू का पेपर होता है, जो रिव्यू पेपर होते हैं उनके अंदर लिटरेचर का पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है, जो दूसरे पेपर्स होते हैं उनके अंदर लिटरेचर का पार्ट थोड़ा कम होता है, और कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि ये कितना होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे तो आपको एक एवरेज आइडिया हो जाएगा बाकी पेपर्स में कितना होता है, आप उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ठीक है मैम। की प्लेयर्स एंड सोर्सेस। फर्स्ट स्टेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज टू आइडेंटिफाई द की। ये मैंने आपको बताया कि आपने अपना लिटरेचर रिव्यू करना है कि सबसे पहले आपने अपना की प्लेयर्स इन माय फील्ड आपने डिसाइड करना है कि आप में की पेपर कौन कौन से हैं आपके प्रॉब्लम में, आपकी फील्ड में। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इज टू आइडेंटिफाई द की पीपल इन योर फील्ड एंड collate all relevant sources about your topic. Ask yourself what research and theory is there on my topic. What are the key sources, books, articles on my topic? Who are the main theorists and researchers in this area? How has the topic or problem been investigated over time? Clear है ये चीजें? या explain करूं? बस लास्ट पॉइंट करते हैं एक्सप्लेन, हाउ हैज द टॉपिक प्रॉब्लम हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड।
मतलब ये मैंने जैसे 1992 में ये टाइम के साथ कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है, पहले इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज होती थी, फिर 2000 में कैसे होना शुरू हो गई, 2005 में ये टेक्निक टाइम के साथ किस तरह से इवॉल्व हो रही है, आपकी प्रॉब्लम ओ- टाइम के साथ किस तरह से देखा जा रहा है कि उस टाइम जोन के लिहाज से। ओके मैम। वेयर टू स्टार्ट, अब आपने अपना लिटरेचर रिव्यू करना है तो कैसे स्टार्ट करोगे? You don't need to read every text, you don't need to read each and every word. अब आपने क्या करना है, आपका काम क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम आपकी डिसाइड हो चुकी है, उसके अंदर से आपने क्या करना है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड्स कौन से हैं, आप अपने माइंड में सोचें कि आपकी प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अपनी नोटबुक पे मेंशन कर लें कि आपके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम जो आपने डिसाइड कर चुके हैं रिसर्च टॉपिक के लिए। 2 मिनट्स में अपने कीवर्ड्स लिखें अपनी नोटबुक पे, फिर मैं पूछूंगी। जी बेटा लिखनी है? यस मैम, कुछ लिखा ही है। फिजान बताओ क्या लिखा है? फिजान, फिजान आप क्लास में हो? फिजान आप क्लास में ऐड होके और वो कहीं कुछ और कर रहे हो? लाइबा, अभी मैं फिर अटेंडेंस मार्क करती हूँ।
अच्छा, कहाँ है आपकी अटेंडेंस? अभी अटेंडेंस मार्क करूं? फैजान, आप अवेलेबल हैं? आज क्या डेट है? 2 अप्रैल 2021। फैजान नहीं अवेलेबल। और लाइबा नहीं है। मोहसिन, मोहसिन नहीं अवेलेबल। मुबज्जिर, मुबज्जिर आप बताओ। क्या कीवर्ड्स लिखे हैं? मैं तो आए जब भी मेरी लाइट भी है, लाइट गई भी तो मैंने ज्वाइन नहीं चलो था फिर किया अभी हुआ। आए हो तो फिर तो नहीं मैं अटेंडेंस मार्क करूंगी। मैम ना करें बेशक फिर मैं आया ही अभी। अज़ीम, यस मैम। बताएं क्या present। कीवर्ड्स लिखे हैं? मैम मैंने जो लिखे हैं वो फेस मास्क आइडेंटिफिकेशन, कोविड-19 प्रिकॉशंस, डीप लर्निंग, वेल डिटेक्शन, डिस्टेंस मेजरमेंट्स, सोशल डिस्टेंस बिटवीन टू अच्छा, पर्सन। अब आपका आपने अपने टॉपिक्स में से कीवर्ड्स जब आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट यहाँ से लेना है कि आपने टॉपिक के कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब कीवर्ड्स के अंदर आप किन कीवर्ड्स को, अगर उनके अलावा भी आप कहते हो कि इसके अलावा मतलब जस्ट एक कीवर्ड हो तो या दोनों, जैसे मोबाइल और मोबाइल एप्लीकेशन, ये दोनों इकट्ठे आने चाहिए या सिर्फ एक मोबाइल भी हो तो पेपर के अंदर तब भी आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तो आपने तब आर लगाना है, और अगर दोनों आप चाहते हो तो एंड लगाना है। ये आपको पता होगा किस कॉन्टेक्स्ट में और लगता है और किसमें एंड लगता है। अब आपने इनको एंड और आर लगा के कीवर्ड्स को जोड़ के एक क्यूरी बना लेनी है, उसको कहते हैं हम सर्च स्ट्रिंग। आपने बना लिया। सर्च स्ट्रिंग बनाने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने पेपर कहाँ से लेने हैं। अब वो सर्च स्ट्रिंग को कहाँ से सर्च किया जाए? गूगल स्कॉलर, स्कोपस, IEEE, साइंस ट्रैक, स्प्रिंगर। इसके अलावा बहुत से जर्नल्स होते हैं, जैसे जर्नल ऑफ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। जर्नल्स की अपनी वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ से आप सर्च कर सकते हो। आप इनको ही यूटिलाइज कर लो तो मोर देन एनफ है कि आप इनमें से आपने पेपर सर्च किए हैं। आप इसको इन सारों में जाके इन लाइब्रेरीज में वो सर्च स्ट्रिंग यूज करोगे और फिर रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट्स को आपने उनमें से पेपर को देखना है कि कौन से आपके रिलेटेड पेपर हैं, और फिर आपने लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर देना। ओके मैम। Once you have the relevant sources, अब आपको पेपर मिल गए हैं, you can begin to think about what the key ideas, debates and methodologies। जब एक दफा आपने सर्च करके पेपर ढूंढ लिए, पेपर ढूंढने के बाद आपका ने फिर आपको कुछ रेलिवेंट लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, आपने एक्सक्लूड कर लिया, आपने फाइनलाइज कर लिया कि ये 74 पेपर हैं जो कि मेरे रिलेटेड हैं। इन 74 पेपर में से डाटा मैंने निकालना है। अब उन पेपर के अंदर से आपने की पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, की आइडिया निकालना है। यू कैन आल्सो थिंक अबाउट हाउ दीज आइडियाज हैव चेंज्ड ओवर टाइम। जैसे 1992 का पेपर था तो उसमें कैसे था, आपने साथ साथ जब निकालते जाएंगे फिर आपने अच्छा 1992 में इस फील्ड में ये काम हो रहा था और 2020 में ये यहाँ तक पहुंच गया, 2015 में ये हुआ था और यहाँ पे 1992 से लेके 2001 तक इसमें बहुत स्लो काम हुआ है, और फिर आगे जाके इसमें काफी टेक्निक्स आई हैं। एकदम से काम बहुत ज्यादा हो गया था और अब फिर काम डाउन हो गया। इस तरह से आपने पैटर्न भी फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। Clear? Ask yourself, how has the topic or problem been defined? Are there any trends and pattern across the literature? ये मैंने आपको describe कर दिया है। What methodological assumption and approach have been used? What are the agreements and disagreement between different topics? For example, इस पे different researchers
के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, आपने उनके दरमियान भी कंपैरिजन सोचना होता है कि अच्छा ये वाला रिसर्चर ये कहता है और ये वाला उसे इस तरह से बात कर रहा है। मैम हम्म मैम ये पेपर्स के मॉरल नहीं मिल जाते, जैसे 1992 में उसने ये काम किया था, फिर 2000 में ये किया, फिर 2012 में ये किया है, मतलब सारे पेपर पढ़ने की बजाय हमें कहीं से मतलब मॉरल नहीं मिल जाता कि इसने ये काम किया था 2000 में, हम्म। कोई हमारे बेटा रिसर्च पेपर इस के रिलेटेड। इसको कहते हैं रिव्यू पेपर। जैसे अगर आप रिव्यू पेपर अगर लिखोगे ना एक, तो आपने कहा है कि जैसे आप कहते हो 1990 से लेके मैंने 2020 तक रिव्यू किया है इस टॉपिक पे, आप इस तरह की एक रिसर्च भी, सबसे छोटा काम जो रिसर्च में होता है वो ये होता है। तो आप कहो कि इस टॉपिक के अंदर 1990 से लेके 2000 तक जितना भी काम हुआ है उसको मैं कंबाइन करके एक पेपर में लिख देता हूँ, ताकि आगे आने वाले जो रिसर्चर्स हैं वो बजाय इसके इधर से लेके इतना पढ़ें, वो इसी एक पेपर को उठाएं और इस पेपर के अंदर से सारा डाटा पढ़ लें। इसको सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करने का फायदा ये होता है कि आप उनको सपोर्ट करते हो आगे आने वाले लोगों को कि मैंने ये इकट्ठा करके नॉलेज इस एक पेपर में रख दिया है, ताकि तुम्हें ये सारा काम ना करना पड़े और तुम इस एक पेपर में से डाटा पढ़ के और आगे काम शुरू कर लो। जो ठीक है आपके मैम। फील्ड के अंदर अगर कोई रिव्यू पेपर एग्जिस्ट करते होंगे तो उन रिव्यू पेपर के अंदर बताया होगा। मैम अगर ना एग्जिस्ट करने हो तो फिर सारे के सारे पेपर्स पढ़ने फिर पड़ते बेटा हैं, साल फिर 30 बेटा साल आप पुराने। अपने रिव्यू पेपर कर लेना। जी जी, अगर मैम गैप एग्जिस्ट करता है यहाँ पे देखो, आपको ये एक फायदा मिल जाएगा। अगर आपके पेपर के अंदर रिव्यू नहीं एग्जिस्ट करता तो आप उसको रिव्यू एक करके उसको पब्लिश कर सकते हो कि इस फील्ड के अंदर रिव्यू पेपर एग्जिस्ट नहीं करता और मैं उसको कर रहा हूँ। ठीक है मैम। आप सोचो, आप अपना लिटरेचर रिव्यू के बारे में सोचो, अपना टॉपिक, आपकी फील्ड के अंदर कौन कौन से लोग, ये अभी आप लोगों ने सर्च करना होगा। अपना टॉपिक आपने फाइनलाइज कर लिया, प्रपोजल आपने देना है, उसके बाद आपने अपने की सोर्सेज सर्च करने हैं कि की पेपर आपके कौन कौन से हैं। फिर आपने देखना है ट्रेंड क्या एग्जिस्ट करता है, काम उस वक्त कैसे था, कौन सी टेक्निक्स आई, फिर 2000 में कैसे काम था। ये सारी चीजें आपने अपने उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जो 100 वर्ड्स का लिटरेचर लिखेंगे उसमें ये सारी चीजें बताएंगे। बेटा 100 वर्ड्स का लिटरेचर किसने कहा है आपको लिखना है? आपने मतलब वो जो बोला है कि 100 वर्ड्स में लिखना है। बेटा एब्स्ट्रैक्ट कहा है, वो प्रपोजल है, उसकी स्टेज पे नहीं। प्रपोजल की स्टेज पे अभी आपके 2 से 3 पेपर आपको पता होंगे, आपने सिर्फ उनके रेफरेंस मेंशन कर देने हैं प्रपोजल में, वो मैं बताऊंगी किस तरह से करने हैं। ये लिटरेचर रिव्यू इससे अगली असाइनमेंट होगी जिसमें मैं मांगूंगी, वो 100 वर्ड्स का नहीं होगा। ठीक है मैम। मैम क्या करना है अभी एक बार दोबारा बता दो। हम उठ गया फिजान, दोबारा बता। बेटा अब आप अपने आपस में, अगर मैं आपसे कहती हूँ लिटरेचर, आप अपने लिटरेचर रिव्यू में क्या काम करोगे, आपस में डिस्कस करो तो कर सकते हो कि आपने क्या क्या काम करना है। आपकी एक एक्टिविटी है कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर, समर बताओ क्या करोगे लिटरेचर रिव्यू में? मैम मैं जो टॉपिक है उस पर जो पहले काम हुआ है उसके रिसर्च पेपर पढ़ूंगा, फिर उसमें से फाइंड आउट करूंगा स्टार्ट कि कैसे करोगे, कैसे रिसर्च पेपर ढूंढोगे कैसे? मैम जो मेरा टॉपिक है उसको गूगल स्कॉलर पे उसके सर्च करूंगा, फिर जो आएंगे अब्दुल्ला बताओ आप कैसे करोगे? मैम मैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करूंगा, ठीक है। पहले जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स का, उसके बाद जो है रिसर्च पेपर कैसे, मतलब आप पूछ रही थी वो कैसे करूंगा, वही गूगल स्कॉलर से, स्प्रिंगर से, स्कोपस से आई यहाँ पे सर्च करूंगा। और इसके अलावा सर्च के अंदर क्या लिखोगे? जी सर्च जो करनी है, फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर पे सर्च करना है तो सर्च के अंदर बार में क्या लिखोगे? मैम उसमें बाद में ये जैसे कीवर्ड्स आपने बोला है कि आप उनको यूज करो, उन सर्च कीवर्ड्स स्ट्रिंग पे। बनाओगे और सर्च स्ट्रिंग बना के आपने सर्च हाँ क्यूरी जी, बना लेनी है, वो क्यूरी हाँ ऐड जी, करोगे। बिल्कुल। वो क्यूरी किस तरह से, मैं आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसकी दे दूंगी कि वहां से आपने रीड कर लेना है मेथड कंप्लीटली। ठीक है मैम। ठीक है, पेपर आपने सर्च करके आपको रिजल्ट मिल गए, उसके बाद क्या करोगे?
मैम रिजल्ट मिल गए तो फिर उसके बाद जो है उस पे मजीद उसकी क्या कहते हैं तहकीक करेंगे उस पे और रिसर्च ही करेंगे, फिर उसके बाद उनको लिख लेंगे। और क्या करना है उनका मैम? बेटा उनको पेपर को फिर पढ़ोगे, पेपर को देखोगे कि पेपर आपके रेलिवेंट है या नहीं, किसी और फील्ड का तो नहीं है, अगर नहीं तो एक्सक्लूड कर दोगे। अगर पेपर आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के पेपर सबसे पहले टाइटल पढ़ोगे, टाइटल से अगर आपको नहीं लगा निकाल दो, अगर एब्स्ट्रैक्ट टाइटल से लग रहा है ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के भी आपको रेलिवेंट लगा है तो फिर आप रख लोगे, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन मैम। पढ़ना है आपने, कंक्लूजन पढ़ना है, फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं रेलिवेंट, इतना मेरे काम के रिलेटेड नहीं है, फिर भी डिस्कार्ड कर सकते हो। फिर अगर आपको लगा है कि रेलिवेंट है, फिर आपने उस पेपर को कंप्लीट पढ़ना है और फिर आपने समझना है कि इस पेपर ने किस तरह से काम किया था, इसने किस टेक्निक को किस तरह से यूटिलाइज किया है। तो मैम कम से कम कितने पेपर पढ़ना जरूरी है? बेटा क्या क्वेश्चन है? वैसे पूछ रहा हूँ कम से कम कितने पेपर पढ़ना जरूरी है, कितने पेपर एटलीस्ट पढ़ने ही चाहिए अपने टॉपिक को रिवील करने के लिए या कोई बेटा आपके मिनिमम 25 तक रेफरेंसेस होने चाहिए, 25 to 30 मिनिमम। लेकिन जी मैम पेपर के रेफरेंस आप बता रही हैं 25 30? जी मैम इतने ज्यादा हम कैसे पढ़ेंगे? बेटा कैसे पढ़ेंगे, पूरा सेमेस्टर है आपका, पूरे सेमेस्टर की ये आउटपुट है। अच्छा मैम, ये जो रिसर्च पेपर होगी मतलब ये कितने मार्क्स की होगी? ये जो हम रिसर्च पेपर बनाएंगे ये एक प्रोजेक्ट है या फाइनल, ये बेटा फाइनल जो पेपर होगा वो ही है? बेटा ये टर्म पेपर है और ये वैसे इसके सेपरेट में बेटा आप इसको इस तरह से सॉल्व करो, जैसे आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, आपको पता चल गया लिटरेचर रिव्यू इस तरह से किया जाए, तो आप इस सारे कोर्स में पढ़ भी यही चीजें रहे हो। आप अगर इनडायरेक्टली देखो तो ये आपका 100% है। मैम मिड्स में आप क्या देंगी? मतलब अभी तो ये हम कर रहे मैम हैं ना अगर साथ साथ, तो डायरेक्टली देख पेपर में क्या आएगा हमें? बेटा कुछ भी आ सकता है, मैंने आपको एक उसमें से आइडिया निकालने का दे देती हूँ। प्रॉब्लम एक मैं आपको एक पैराग्राफ देती हूँ, मैं कहती हूँ कि इसका मेन इशू क्या था, इसमें ऑथर ने क्या डिस्कस किया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था ऑथर का। उसके अलावा मैं क्या दे सकती हूँ, मैं आपसे ये भी इवन आपको ये फायदा हो जाएगा, मैं अगर आपसे 5 मार्क्स का पूछ लेती हूँ कि आपने अपनी रिसर्च अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है, तो वो आपको इनडायरेक्टली मार्क्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे। आपने लिटरेचर रिव्यू वैसे पूछ लेती हूँ कि लिटरेचर रिव्यू करने का क्या, क्रिटिकली थिंकिंग कैसे की जाती है, या आपको एक आर्टिकल दे के कह देती हूँ, या आपको कहती हूँ कि एक रन टाइम पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, प्रॉब्लम टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद रिसर्च, जो चीजें आप ये पढ़ रहे हो ना आपको इसी में से पूछा जाएगा, और ये ओवरऑल आप इसी को अप्लाई करके अपना रिसर्च पेपर भी लिखोगे, इसी से पेपर भी होगा, और सारी इवैल्यूएशन तो ये 100% है आपका कोर्स का, जितना अच्छा ठीक से है कर मैम, लोगे। आसान आसान चीजें वैसे दीजिएगा पेपर में, हम कर भी लें। इतना ज्यादा मैम पढ़ना है? मैम हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। मैम बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, बहुत हो गया आज के लिए। लेटेक्स पे काम कर रहे हैं? नहीं मैम, आपने वीडियोस बनानी है तो काम करेंगे। बेटा आप खुद काम किया करें ना, अब आप छोटे तो नहीं हो। मैम आपने बोला था मैं वीडियोस बनाऊंगी तो फिर करेंगे, आप लेक्चर उस पे देंगी फिर करेंगे काम। मोहसिन ज़ईम शोएब अमान मैम जिनके अटेंडेंस हो गया वो लीव कर दे। जी, मुबशिर प्रेजेंट मैम, बशीर समर प्रेजेंट मैम। साकिब मैम मोहसिन का मैसेज आया, वो कह रहे हैं मेरा माइक नहीं चल रहा लेकिन वो है क्लास में, उसकी अटेंडेंस लगा दो। मोहसिन ने मुझे आंसर नहीं किया क्वेश्चन का, उसने काम ही नहीं किया। साकिब उसका मैसेज है, वो कह रहे हैं माइक नहीं चल रहा।